नमस्कार दोस्तों। तो आज हम समझेंगे जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम क्या है। भाई क्यूआरएमपी बहुत दिनों से चल रहा है, आज समझ लेते हैं। क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म क्या है? क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इसका मतलब, इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिटर्न तो हमें भाई क्वार्टरली भरना है। जो कि पहले हम पेमेंट का रिटर्न कौन सा भरते हैं भाई? 3B का भरते हो ना, जीएसटीआर 3B। तो यस, जेस्टर 3B का रिटर्न हम पहले भर देते हैं मंथली, अब हमें भरना है क्वार्टरली। लेकिन पेमेंट तो भाई मंथली ही करना होगा, सरकार तो आपसे पैसा मंथली लेगी। ऐसा नहीं है कि स्कीम लेके आ गए तो पैसा आपको क्वार्टरली देना है, नहीं भाई। आपको चालान्स वगैरह जो है वो मंथली करना है और रिटर्न जो है वो क्वार्टरली करना है बस। लेकिन इसके साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। तो क्या चेंजेस है भाई? बहुत सारे चेंजेस है। ड्यू डेट्स में कुछ चेंजेस हुए, आपके जीएसटीआर 1 में भी काफी कुछ चेंज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेमेंट लिखा है तो पेमेंट में चेंज है या पेमेंट भर मंथली कर दो यही है, ऐसा नहीं है। अब इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, आपको ये ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको क्वार्टरली जाना चाहिए रिटर्न फाइलिंग या मंथली करना चाहिए। तो जनवरी टू मार्च 2021 के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 जनवरी 2021। तो भैया इसीलिए आपको मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखना, समझना। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत सारी चेंजेस है। बिना समझे सोचे अगर कर दोगे तो हो सकता है कोई फायदे की चीज़ हो आपका नुकसान हो जाए, और फायदा होने वाला है आप वो फायदा ना उठा पाए हो। किस चीज़ से फायदा होगा, किस चीज़ से नुकसान होगा, कैसे समझोगे? तो आज मैं आपको पूरा उसके लिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला। तो वीडियो भाई पूरा देखना, लास्ट तक समझना। ऐसे बीच में छोड़ के जाओगे आधा अधूरा ज्ञान लेके कोई मतलब नहीं है। तो अदरवाइज आप वीडियो देखना मत, अगर देखना है तो पूरा देख लेना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसमें मैंने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, ये सारे टॉपिक्स है जो आपके सामने आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊंगा मैं, इस क्यूआरएमपी है क्या, इसका बेसिक तो समझ लेते हैं कि इसमें है क्या, चेंजेस क्या आने वाला है। ठीक है, इसके बाद समझेंगे हम कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। भाई ये सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई एलिजिबल कोई एलिजिबिलिटी के लिए भी कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो ऐसा ही नहीं कि कोई भी क्यूआरएमपी ले ले। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे ये नया एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट है वो क्या है, उसके बाद हमें जो पेमेंट करना है। अब पेमेंट तो हमें करना है, लेकिन पेमेंट आपको कैसे करना है, कौन से कहाँ से करोगे, कौन से चालान से करोगे, तो ये भी हम समझेंगे। इसके बाद ये भी होगा कि भाई पेमेंट करना हमेशा ही जरूरी है या कहीं पे भी ऐसा है कि भाई पेमेंट नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई ऑप्शन है कि भाई जैसे, तो वो भी समझेंगे हम ये। इसके बाद हम समझेंगे कि भाई जीएसटीआर 3B रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो क्या होगा। इसमें ये जो स्कीम है, अगर इस स्कीम को मुझे ऑप्ट करना है तो कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसका टाइमलाइन भी कुछ दिया हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये टाइमलाइन क्या है, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा भी इन्होंने किया है कि ये बाय डिफॉल्ट टैक्स पेयर जो है वो माइग्रेट हो जाएगा। तो भैया अगर आप माइग्रेट हो जाते हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको माइग्रेट नहीं होना है, अब ऑटोमेटिक आप डिपार्टमेंट ने आपको डिफॉल्ट माइग्रेट कर दिया। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा भाई आप डिफॉल्ट टैक्स पेयर हो या नहीं हो। और अगर डिफॉल्ट हो, बाय डिफॉल्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं ऑप्ट करना है तो ऑप्ट आउट कैसे करोगे, ये भी समझाएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि ये अगर आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अगर आप माइग्रेट नहीं होते हो और अगर आपको माइग्रेट करवाना है मैन्युअली तो पोर्टल पे जाके कैसे करोगे, कहाँ पे जाओगे पोर्टल पे, ये भी पता होना जरूरी है। और अगर हो बाय डिफॉल्ट हो जाती है और नहीं ऑप्ट करना है तो ऑप्ट आउट कहाँ से करें, तो ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस चैनल पे हम अकाउंटिंग टैक्सेशन रिलेटेड फॉर कंप्यूटर अकाउंटेंट जो भी वीडियोज है वो सारे वीडियोज डालते रहेंगे, जिससे कि आपको आपके काम करने में बहुत सारी आसानी हो जाए, आप चीज़ों को ऑटोमेट कर पाएंगे। इसमें हम एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जीएसटी या टैक्सेशन या अकाउंटिंग में किस तरह से यूज़ करना है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पे सीखने वाले हैं। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, तो ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना भैया, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, उनको भी हेल्प हो जाएगी समझने में कि भाई क्यूआरएमपी है क्या। ठीक है ना। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि अभी करंटली क्या सिनारियो है। तो ये करंट सिनारियो हम समझेंगे कि करंट मतलब आज के डेट में बोले तो
31 दिसंबर 2020 तक भाई, 31 दिसंबर चला गया है वैसे। तो 31 दिसंबर तक क्या सिचुएशन थी, तो क्या चीजें मंथली थी और क्या चीजें क्वार्टरली थी। तो पेमेंट जो था वो तो आपका मंथली था। वैसे देखा जाए तो अभी ये न्यू सिनारियो में अगर आप देखोगे तो न्यू सिनारियो में भी पेमेंट आपको मंथली ही करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ चेंज हुआ है, ड्यू डेट वगैरह चेंज हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो पेमेंट में आप देखोगे तो भाई आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पेमेंट तो मंथली करना ही है, ऐसा नहीं है कि भाई क्वार्टरली करना है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि पेमेंट आपको मंथली बेसिस ही करना है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखेंगे जो हमारा GSTR 3B रिटर्न था, इस रिटर्न को हम कैसे भरते थे, इस रिटर्न को हम भरते थे मंथली। तो अभी क्या होगा आपको, अभी इस रिटर्न को आपको भरना कैसे है, क्वार्टरली, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देखोगे तो ये जो पार्ट है आपका ये चला गया मंथली से क्वार्टरली में, बाकी आपका पेमेंट तो मंथली है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो GSTR 1 रिटर्न था वो क्या था, क्वार्टरली था। क्वार्टरली कौन भरता था भाई, जो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से या 1.5 करोड़ के अंदर है भाई, उनके लिए ऑप्शन था। जिन्होंने ऑप्ट किया वो क्वार्टरली भर रहे, जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया वो तो अभी भी मंथली भर रहे होगे। तो ये मैंने क्वार्टरली रेखा, ये उन्हीं से रिलेटेड है जिन्होंने ये स्कीम को ऑप्ट करके रखा हुआ है। तो आपने क्वार्टरली फाइल करना था। अभी आप क्या क्या है कि आपको फाइल तो नहीं करना, मतलब क्वार्टर GSTR 1 रिटर्न जो होता है उसमें क्या करते थे हम, सबसे पहले तो हम इनवॉइसेस अपलोड करते थे ना, उसके बाद ही फाइल होता था। तो भाई अपलोड तो आपको करना ही है, लेकिन अपलोड करने के लिए इन्होंने एक नया चीज लेके आ गया। अब नया चीज क्या है कि जो भी आपके B2B इनवॉइसेस है, B2B मतलब क्या, जो भी आपका रजिस्टर्ड टैक्स, आपके जो कस्टमर है, जो रजिस्टर्ड कस्टमर है, उनको अगर आप कोई बिल रेज करते हो या उस बिल के अगेंस्ट कोई CNDN करते हो, तो भाई वो इनवॉइसेस आपको अपलोड करने हैं। एक इन्होंने ऑप्शन लाया इसके लिए, इस ऑप्शन का नाम क्या है भाई, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आप देख रहे हो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में हम समझते हैं नेक्स्ट इसमें। तो आपको समझ में आ गया कि इसका बेसिक क्या है कि भाई पेमेंट आपको मंथली करना है, GSTR 3B रिटर्न जो है वो आपको भरना है मंथली से क्वार्टरली। और आपका जो GSTR 1 अगर आप क्वार्टरली भर रहे हो तो वो GSTR 1 तो भाई क्वार्टरली रहेगा। लेकिन अगर आप मंथली भर रहे हो तो उसके लिए क्या करना होगा, क्वार्टरली जाना है नहीं जाना है इसके बारे में समझेंगे। तो भाई समझते ही है इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो भैया अगर आपका टर्न और 5 करोड़ से ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इस चीज को छोड़ दो। अगर आपका टर्न और 5 करोड़ से अंदर है, अब ये 5 करोड़ यानी कौन कैसे बोल रहा हो, कैसे बताया गया है हमें, तो 5 करोड़ कैसे होना चाहिए, तो ये पैन बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है ना। पैन बेसिस पे इसका मतलब पैन आपका ओवरऑल इंडिया में अगर अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है वो सारा पकड़ के 5 करोड़ से कम होना चाहिए टर्न। और ये टर्न और कौन से ईयर में होना चाहिए, ये होना चाहिए 2019-20 और 2020-21 में। लेकिन इसके अलावा आप जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए भाई, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नॉर्मल या SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट जो भी है। ये आप अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर या SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट रजिस्टर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। सेकेंडली भाई अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आपने ऑप्ट किया हुआ है तो आपको आप एलिजिबल नहीं बनते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले तो आपको ये कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना। और तीसरा ये अभी तो ये तो हो गया दोनों पॉइंट रजिस्टर्ड के लिए। अब जो अनरजिस्टर्ड है उनकी जो नया रजिस्ट्रेशन होगा उनका क्या होगा, तो भाई जो नया रजिस्ट्रेशन होगा, अगर कोई नया रजिस्टर्ड एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर करता है तो भाई वो भी एलिजिबल बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि अभी ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी लेके आए, ये है क्या है। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में पहले तो समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है इसका। तो भैया आपको करना क्या है, जैसे आप पहले GSTR 1 रिटर्न अपलोड करने के लिए GSTR 1 रिटर्न में आपकी इनवॉइसेस अपलोड करते थे, बस वैसे आपको एक नया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी लाए। वहां पे जाके आपको आपकी जो भी इनवॉइसेस है वो मंथली बेसिस पे अपलोड करने हैं। हाँ भाई मंथली बेसिस पे, ठीक है ना। आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है, लेकिन सिर्फ जाके इनवॉइसेस अपलोड करने। अब ये इनवॉइसेस कब अपलोड करोगे, तो ये आपको फर्स्ट और सेकेंड मंथ यानी कोई भी क्वार्टर होगा तो उसके फर्स्ट और सेकेंड मंथ के इनवॉइसेस उसके नेक्स्ट मंथ में 13 या 13 तारीख से पहले अपलोड करने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं
आप क्वार्टर 4 यानी जनवरी टू मार्च का अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो जनवरी का आपको इनवॉइसेस अपलोड कब करना होगा, आपको करना होगा 13 फरवरी से पहले, ठीक है। तो ये हो गया जनवरी का। और फरवरी का जो इनवॉइस वो आप अपलोड कब करोगे, वो आप करोगे 13 मार्च से पहले। तो भैया फर्स्ट और सेकंड मंथ का ही करना है, ठीक है ना, थर्ड मंथ का नहीं करना है। थर्ड मंथ का करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो थर्ड मंथ के लिए आपको GSTR 1 आप फाइल करने वाले हो ना, तो वो GSTR 1 में अपलोड करना होगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जैसे आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करोगे तो इससे आपका जो भी डेटा है, ये डेटा क्या होगा, ये डेटा ऑटोमेटिकली GSTR 1 में चला जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड मंथ का डेटा कहाँ पे चला जाएगा, GSTR 1 में। तो GSTR 1 ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए। थर्ड मंथ के लिए आपको मैन्युअली अपलोड करना होगा GSTR 1 में जाके, ठीक है ना। तो समझ में आ गया क्या, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्स्ट और सेकंड मंथ का अपलोड करना है क्वार्टर का, और थर्ड मंथ का GSTR 1 में जाके करना है। बाकी फर्स्ट और सेकंड मंथ का GSTR 1 में ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। हाँ भाई, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन भी डाली है, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये कंडीशन भाई ये है कि आप जो भी सप्लाई करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना, वो उसका वैल्यू अप टू 50 लाख होना चाहिए, तो ही वो इनवॉइस आप अपलोड कर पाओगे। अदरवाइज वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड नहीं होगा। अभी ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है इसमें सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का ही अपलोड करना है, यानी B2B ट्रांजेक्शन। तो B2C होगा तो वो सब आपको इसमें अपलोड नहीं करना है। भाई इसका पर्पस क्या है, ये क्यों करवा रहे हैं, तो ये इसलिए करवा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जैसे आप क्वार्टरली जाके अब अपलोड करते थे, तो जो आपका कस्टमर है उसको क्रेडिट कब मिलता था, क्वार्टर एंडिंग के बाद। तो उसको क्रेडिट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मिल जाए, ये इसका पर्पज है। तो इसलिए जब आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डेटा अपलोड करोगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके कस्टमर के GSTR 2A या GSTR 2B के अंदर। तो उसको मंथली बेसिस पे क्रेडिट भी मिल जाएगा वहां पे। तो भैया ये भूलना मत, ये आपको कब करना है, हर महीने के 13 तारीख को। तो आपका जो कंप्लायंस था GSTR 1 का, जो कि पहले आप क्वार्टरली करते थे, अभी आपको मंथली करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये GSTR रिटर्न जो आप फाइल करोगे, अब ये GSTR रिटर्न कब फाइल करना है फिर आपको। तो जैसे आपने डेटा कहाँ पे फिल कर दिया, आपने कर दिया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फर्स्ट और सेकंड मंथ का डेटा अपलोड कर दिया। अब आप थर्ड मंथ का डेटा कहाँ पे अपलोड करोगे, आप करोगे डायरेक्टली GSTR 1 में। अब GSTR 1 में जैसे अपलोड होगा, अब आपको GSTR 1 का, पहले हम अगर आप क्वार्टरली भरते थे तो क्वार्टरली जो डेट होता था रिटर्न फाइल करने का, वो क्या होता था, जो भी नेक्स्ट मंथ है उसका लास्ट डे होता था। इसका मतलब क्या हो गया, तो मार्च के लिए आपका ड्यू डेट क्या होता था, 30 अप्रैल का होता था। लेकिन भाई अभी 30 अप्रैल का ड्यू डेट नहीं है, अभी आप समझ लो आपका जो ड्यू डेट है वो बन गया 13 तारीख का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रिटर्न तो आप भरोगे क्वार्टरली, लेकिन कब भरना है आपको, 13 तारीख को भरना है। अभी आप बोलोगे ये क्यों करवा रहे हैं भाई, 30 तारीख से 13 तारीख कर दिया। तो भाई ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सरकार क्या चाह रही है भाई, सब कुछ ऑटोमेट कर दे, सब ऑटोमेटिकली सब फिल होके आ जाए, आप सिर्फ वहां पे जाओ, डेटा वेरीफाई करो और सबमिट कर दो रिटर्न, आपका भी टाइम बचे, उनका भी पैसा उन्हें मिल जाए। तो भैया इससे क्या होगा, जैसे आप 13 तारीख को भरोगे, आपको GSTR 3 भी कब भरना होता है याद पता है ना, 22 या 22 या 24 या दो अलग अलग स्टेट वाइज जो डेट्स है उस डेट को भरना है। जो जैसे आप 13 तारीख को GSTR 1 फाइल कर दोगे, उसके बाद आपके GSTR 3 भी में यही लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली चली जाएगी फ्लो होके। तो आपका वहां से लाइबिलिटी भी ऑटोमेटिकली GSTR 3 में आएगी। और ऐसे आपका, आपके जो वेंडर्स हो गए, वेंडर भी वहां से रिटर्न फाइल करेंगे, तो वहां से आपका इनपुट क्रेडिट जो है वो भी ऑटोमेटिकली आपके 3B में फिल होके आ जाएगा। तो भैया समझ गए, तो इसका मतलब जो आपका GSTR 1 का ड्यू डेट है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या क्या हो जाएगा, 13 तारीख हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब जो GST पेमेंट हमें करना है, ये जो नया स्कीम लाया है, इस GST नए स्कीम में पेमेंट कैसे करना है आपको। तो भैया सरकार ने तो बोल दिया मंथली पेमेंट करना है, तो भैया पेमेंट करने के लिए ना सरकार ने आपको दो ऑप्शन दिए है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, पहला दिया है आपको फिक्स सम मेथड, और दूसरा दिया है आपको
सेल्फ असेसमेंट मेथड, ठीक है ना। तो सेल्फ असेसमेंट मेथड तो आपको पता है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फॉर द मंथ का लायबिलिटी है, वो फॉर द मंथ का लायबिलिटी, उसमें से अगर मेरा इनपुट क्रेडिट है तो वो इनपुट क्रेडिट हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी बैलेंस होगा वो हम लायबिलिटी पे कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ सेल्फ असेसमेंट मेथड। लायबिलिटी पे करने के लिए हमें ड्यू डेट क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया है फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए बाय 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड मंथ है तो आपको पेमेंट कब तक कब करना है, जैसे अगर आप जनवरी टू मार्च का है तो जनवरी का पेमेंट कब करोगे, वो आप करोगे 25 फेब को, और फेब का कब करोगे 25 मार्च को। तो आप चालान जो है वो मैन्युअली जनरेट करोगे भाई। ये जनरेट करते समय वहां पे ऑप्शन आएगा भाई, रीजन डालना होगा आपको, तो वो रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा वहां से, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि जो आपको चालान क्रिएशन में एक रीजन जो भी होगा वो रीजन होगा QRMP स्कीम, वहां पे ऑप्शन में दिखेगा आपको। अभी एक सवाल उठता है भाई, ये इंटरेस्ट पेबल है कि नहीं, लेट फीस पेबल है कि नहीं, तो ये हम बाद में समझते कंपैरिजन करेंगे। अभी हम मैं आता हूँ फिक्स सम मेथड में। तो फिक्स सम मेथड में क्या बोला है गवर्नमेंट ने, ये आई होप आपको ये सेल्फ असेसमेंट समझ गया। अभी हम आते हैं फिक्स सम मेथड में। तो फिक्स सम मेथड क्या होता है, तो फिक्स सम मेथड में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई आप कुछ मत करो, आप कुछ कैलकुलेशन मत करो, आप छोड़ दो, हम सीधा सिस्टम से ऑटोमेटिक एक चलान आपको जनरेट करके दे देंगे। अब इस चालान का अमाउंट कितना होगा, तो आपका जो लास्ट क्वार्टर होगा, जैसे अगर आप जनवरी जनवरी मंथ का अगर आप पेमेंट करना है आपको, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका जो अक्टूबर से दिसंबर का जो भी आपका लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी का सीधा सीधा 35% निकाल देगी और उस अमाउंट का एक चालान बना देगी, और वो सिस्टम में आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा 35% जो है वो पे कर दीजिए फर्स्ट मंथ में। तो फर्स्ट मंथ में यानी कब पे करोगे, वो आप पे करोगे 25 को, और फिर सेकेंड मंथ का कब करोगे 25 को, वो भी अमाउंट सेम रहेगा 35%, ठीक है ना। तो ये सिस्टम जनरेटेड और प्री फिल्ड रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो भैया इसमें सही है गलत है, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको जो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपका हर मंथ लाइबिलिटी कैसे है, आपका फिक्स लाइबिलिटी आता है या अलग अलग आता है, आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ऐसे जरूरी नहीं, कोई इसमें गलत या सही नहीं है, ठीक है ना, सब डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं भाई यहाँ पे इंटरेस्ट कहाँ पे करना है। तो भैया देखो, जहाँ जो सेल्फ असेसमेंट मेथड है, सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर आप कहीं पे शॉर्ट पेमेंट करते हो, यानी कैलकुलेशन में अगर आपने क्रेडिट वगैरह कहीं पे अगर ज्यादा ले लिया इनपुट क्रेडिट, और वहां पे आपने कम लाइबिलिटी पे कर दिया, तो आपको भैया जो शॉर्ट पेमेंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर आप 25 के बाद पेमेंट करोगे तो भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको इसका मतलब क्या है कि अगर आप शॉर्ट पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट भरना ही है, बाकी लेट पेमेंट करोगे यानी 25 तारीख के बाद भरोगे तो जो भी आफ्टर 25 जितना दिन डिले करोगे उस पर आपको इंटरेस्ट भरना होगा। इंटरेस्ट का रेट तो पता है ना भाई, 18% पर एनम, हाँ ठीक है ना। इसके बाद आपको, अगर आप GSTR 3B रिटर्न, अगर जो भी उसका ड्यू डेट है, ड्यू डेट तो पता है ना, ड्यू डेट तो आप, ड्यू डेट में भाई कोई चेंज नहीं है, 24 22 और 24 है, लेकिन वो कैसे वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आप वो डेट तक आपका रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो भाई आपको उस पे इंटरेस्ट लगेगा, भले आपने पेमेंट कर दिया हो। तो आप समझ गए ना भाई, फर्स्ट मंथ का जो लाइबिलिटी वो भरोगे आप नेक्स्ट मंथ के 25 में, सेकंड का लाइबिलिटी भरोगे नेक्स्ट मंथ के 25 में, लेकिन जो थर्ड लाइबिलिटी आपको पे करना है भाई उसके लिए 25 डेट नहीं है, उसके लिए GSTR 3B रिटर्न का जो डेट है वो डेट है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। अब आते हैं यहाँ पे फिक्स सम में। तो भैया फिक्स सम मेथड में जब आप जाते हो, तो फिक्स सम मेथड में तो भैया शॉर्ट पेमेंट का कोई पंगा ही नहीं है, सीधा सीधा वो 35% आपको पे करना है। तो शॉर्ट पेमेंट नाम की कोई चीज ही इसमें आएगी नहीं, और ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट आएगा। हाँ लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करोगे यानी 25 के बाद करोगे तो भाई आपको इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे तो आपको इधर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो भैया आपको समझना होगा आपको लोग, आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गई है, ठीक है ना जी। इसको उसको पूछते मत बैठो भाई कौन सा सही है, बहुत लोग आप अपनी अपनी राय देते रहेंगे, लेकिन आप खुद समझो, क्योंकि डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस तरह से, आप जहाँ पे भी आपका जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरह से है, उस पर बहुत कुछ डिफरेंट है। देखा जाए तो बेनिफिशियल भी है, लेकिन हर एक के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो जिसके लिए बेनिफिशियल है उसको ऑप्ट करना चाहिए। अभी हम समझते हैं भाई लेट फीस पेबल, भैया पेमेंट लेट करोगे तो कोई लेट फीस नहीं है, ठीक है ना। पेमेंट
लेकिन इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, लेकिन अगर रिटर्न फाइल लेट करोगे तो लगेगा, आपको लेट फीस जरूर लगेगा। इसका मतलब आपको जीएसटीआर 3 भी वैसे क्वार्टरली भरना है, ठीक है ना। तो अगर आप क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 3 का नहीं करोगे तो लेट फीस लगेगा भाई। इसमें एक चीज है कि जहाँ पे आप पहले जीएसटीआर 3 मंथली भरते थे, मंथली फाइल करते थे, तो उस टाइम पे भाई आपको हर महीने का अगर किसी भी मंथ का 3 नहीं भर दिया तो आपको लेट फीस लगना चालू हो जाता था। अभी कैसे आपको क्वार्टरली जाके भरना है। तो एक चीज आपके लिए रिलीफ है कि भाई चलो ठीक है, आपको रिटर्न के लिए लेट फीस नहीं लगेगा। मैंने देखा है बहुत लोगों ने बहुत सारा पैसा ऐसे लेट फीस में भर दिया। तो अगर ऐसा है कि भाई आपका ऐसे सिचुएशन होता है कि आपको कभी रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, इसको आप ले लो। ठीक है ना। नेक्स्ट हम, तो इसमें भी वही है भाई, सेल्फ असेसमेंट में भी ठीक है ना, इसमें ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो नेक्स्ट हम समझते हैं। हाँ भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टैक्स कब पे नहीं करना है। तो भैया अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी है ही नहीं उस मंथ का, नील लाइबिलिटी है, तो आप टैक्स, आपको तो कोई चालान वगैरह कुछ क्रिएट करने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप समझ लो आपने फिक्स सम ले लिया, फिक्स सम मेथड में ऑप्ट कर लिया, तो भाई फिक्स सम मेथड में तो पिछले टाइम अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसका 35% आएगा ही, भले आपका करंट मंथ में लाइबिलिटी हो या ना हो। और अगर आप सेल्फ असेसमेंट में जाते हो तो आपका लाइबिलिटी नहीं है तो आप कुछ मत भरो, लाइबिलिटी है तो भरो। तो भैया ये फर्क पड़ता है। ठीक है ना। दूसरा अभी हम समझते हैं कि भाई दूसरी चीज, दूसरा कंडीशन क्या है जहां पे आपको टैक्स डिपॉजिट नहीं करना। तो भैया आपका लाइबिलिटी वो आपका इलेक्ट्रॉनिक लेजर बैलेंस जो होता है, पोर्टल का बात कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, बुक्स का नहीं बात कर रहे हैं हमको, जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल पे अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर बैलेंस, इन दोनों का अगर आप टोटल निकालते हो और जो भी यूटिलाइजेशन का रूल अप्लाई करते हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भैया आपको टैक्स पेबल कुछ भी नहीं आ रहा है, कैश मतलब एडिशनल कैश पे करने का जरूरत है नहीं, तो भैया आप टैक्स नहीं पे करोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। इसलिए कोई कंडीशन नहीं कि आपको पे करना ही है। लेकिन फाइनली आपको जब 3B का रिटर्न फाइल करोगे तो तीनों महीने का कंबाइन करके अगर लाइबिलिटी आता है तो भरना पड़ेगा। लेकिन मंथली तो आपको जैसे 25 को जो पेमेंट करना है वो जरूरत नहीं पड़ेगी भरने की। अब नेक्स्ट हम समझते हैं। तो जीएसटीआर 1 का तो ड्यू डेट आपको पता चल गया, जीएसटीआर 1 कब फाइल करना है भाई, भूल तो नहीं गए, 13 तारीख को भरना है, ठीक है ना, याद रखना। और जीएस फर्स्ट मंथ में आपको और सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू और इनवॉइसेस अपलोड करने हैं 13 तारीख को। और थर्ड मंथ में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू नहीं करना है, थर्ड मंथ में डायरेक्ट जीएसटीआर 1 करना है 13 तारीख को। अब जीएसटीआर 3 भी जो है, जीएसटीआर 3 भी आप पहले क्या करते थे, मंथली भरते थे, ठीक है ना, जो भी सक्सीडिंग मंथ होगा उसके 22 या 24 को। तो ये 22 को ये सारे स्टेट्स थे, इन स्टेट्स के लिए हम 22 को फाइल करते थे, और जो 24 को हम फाइल करते थे वो ये सारे स्टेट्स थे। ठीक है ना। स्टेट्स तो पता है ना, आप देख लेना स्टेट्स, वैसे आपको बता दूंगा। अभी जो नया सिनेरियो आएगा Jan 21 से, तो आपको क्या करना है भैया, आपको भरना है 22 और 24 के डेट में भरना है, लेकिन क्वार्टर एंडिंग में फाइल करना है जीएसटीआर 3 को। इसका मतलब पहले क्या होता था, आप जनवरी का रिटर्न कब फाइल करते थे, फेब में, फेब का कब करते थे, मार्च में, मार्च के बाद 22। लेकिन अभी आपको जान, फेब और मार्च तीनों महीने का जो भी जीएसटीआर 3 रिटर्न है वो एक साथ भरना होगा। कब भरोगे, 22 या 24 अप्रैल को। तो 22 किसके लिए एप्लीकेबल है, 22 होता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है ना। और 24 किसके लिए भाई, ये है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूके लिखा है भाई, यूके मतलब वो यूके नहीं है, ठीक है ना, ये यूके मतलब उत्तराखंड है, आप समझ लोगे यूके है, ठीक है ना। तो ये उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो भाई आप देख लेना आप कौन से स्टेट में आते हो, उस स्टेट से आपका ड्यू डेट बन जाता है। ठीक है ना। 22 बनेगा या 24 बनेगा, जो भी बनेगा। भाई आप समझते हैं इसके लिए टाइमलाइंस क्या है, अगर कोई अगर ऑप्ट करना चाहता है इस स्कीम में, और या कोई ऑप्ट आउट करना चाहता है, मतलब आप इस स्कीम को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, या अगर
जैसे आप स्कीम को लेना चाहते हो, आप पहले से स्कीम में नहीं हो, तो उसके लिए डेट क्या होगा, तो भैया आप कभी भी स्कीम को ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी जनवरी मिस हो गया तो अब ले नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन आपको क्वार्टरली बेसिस पे ही टाइमलाइन दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल अभी कौन सा चल रहा है भाई, अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, ठीक है ना। तो आप जनवरी टू मार्च के लिए जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो बाय 31 जनवरी, ठीक है ना। इसका टाइम शुरू होता है 2 महीने पहले क्वार्टर शुरू होने के। तो यानी अगर आप जनवरी टू मार्च के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो ये चालू कब होगा आपके लिए भाई, ये चालू होगा 1 नवंबर से, और उसके बाद आपको ये टाइम रहेगा 31 जनवरी तक, ठीक है ना। तो आप वो सब छोड़ा, अब ये सिर्फ इतना याद रखो, जो भी आप मंथ, जो भी क्वार्टर है उसका फर्स्ट मंथ है, उस फर्स्ट मंथ में आपको अप्लाई कर देना है। तो अगर आप 31 जनवरी मिस कर जाते हो डेडलाइन, 31 जनवरी ऑप्ट आउट नहीं कर, ऑप्ट इन नहीं कर पाते हो, तो भैया कोई बात नहीं, आप अप्रैल टू जून के लिए कर सकते हो, लेकिन जनवरी टू मार्च तो आपको मंथली करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप अप्रैल टू जून का 30 अप्रैल को कर सकते हो, 30 अप्रैल से पहले कर सकते हो। और ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा 1 फेब से। तो 1 फेब से 30 अप्रैल तक आप कर सकते हो। इसी तरह जुलाई टू सितंबर का करने के लिए आपके पास डेडलाइन क्या होगा, 31 जुलाई तक। और अक्टूबर टू दिसंबर करने के लिए आपके पास डेडलाइन होगा 31 अक्टूबर तक। तो भैया इसका मतलब यह है कि आप ऑप्ट इन भी कर सकते हो, ऑप्ट आउट भी कर सकते हो इस डेट को। हाँ, लेकिन अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो सपोज, तो अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक ले लिया, उसके बाद आप इस क्वार्टरली जनवरी टू मार्च के लिए भी आप स्कीम को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 1 फरवरी को ले लिया रजिस्ट्रेशन, तो 1 फेब को लेने के बाद भैया आपको तो ये जनवरी टू मार्च जो है इसका आप लाभ नहीं ले सकते। इसके लिए आपको फिर अप्रैल टू जून के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम समझते हैं कि भाई ये डिफॉल्ट माइग्रेशन सिस्टम क्या है इसमें। तो भैया डिफॉल्ट चीज ये है कि डिपार्टमेंट ने बोला भाई कुछ ऐसे टैक्स पेयर है जिनको हम बाय डिफॉल्ट ही माइग्रेट करवा देंगे, उनको जाके कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया मैं फिर ये तो मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट क्या है नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूंगा आप खुद से जाइए पोर्टल पे। वो कैसे जाना है वो भी मैं आगे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आप खुद जाके वहां पे जाके चेक कीजिए, आप मंथली दिख रहे हैं, क्वार्टरली दिख रहे हैं, आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट करके उसे सेव कर देना, ठीक है। तो पहले समझते कि ये डिफॉल्ट किसके लिए एप्लीकेबल है। तो भैया डिफॉल्ट एप्लीकेबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है ना। आपका 5 करोड़ से ज्यादा तो आप छोड़ दो, आपके लिए ये चीज है ही नहीं। अगर आप 5 करोड़ से कम है तो 5 करोड़ या 5 करोड़ तक है, तो उसके बाद उसके लिए एक चीज है, आपका जो अक्टूबर का जो रिटर्न है वो फाइल होना चाहिए 30 नवंबर से पहले। तो अगर आपने 30 नवंबर के बाद ये रिटर्न फाइल किया तो भैया आपको डिपार्टमेंट कोई बाय डिफॉल्ट कुछ करने नहीं वाले, ठीक है ना। दूसरा अभी इसमें कंडीशन ये आता है कि आपका जो एएटीओ मतलब क्या टर्नओवर है, ठीक है ना, इसका शॉर्टकट ये है। एएटीओ जो है आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है, तो मतलब ये हो गया। एक कंडीशन आपकी ये बनी कि आपका जो अक्टूबर का रिटर्न है वो आपने फाइल किया 30 नवंबर से पहले। और दूसरा कंडीशन ये बनेगा, या आपका जो टर्न हो रहा है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। और अगर ये दोनों कंडीशन है तो आप बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाओगे, क्वार्टरली स्कीम में चले जाओगे, ठीक है ना, क्वार्टरली स्कीम में। दूसरा कंडीशन क्या आता है, दूसरा कंडीशन ये आएगा कि भाई फिर से अगर आपने ये रिटर्न जो है वो फाइल किया है अक्टूबर 20 का 30 नवंबर तक फाइल किया हुआ है, और आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर है लेस देन 1.5 करोड़। तो लेस देन 1.5 करोड़ का जो टर्नओवर है उनके लिए ऑलरेडी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भरने का एक ऑप्शन था। अगर आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भरते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइग्रेशन जो है वो क्वार्टरली एज अ डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मंथली भर रहे हैं, आपने क्वार्टरली जीएसटीआर 1 नहीं लिए, तो भाई आप कहाँ पे चले जाओगे, आप चले जाओगे मंथली में। तो ठीक है ना, आई होप आपको समझ रहे हैं हम। और अब ये डिफॉल्ट कौन नहीं होगा ये समझते भैया, जिन्होंने समझ लीजिए जिन्होंने जो रिटर्न है हमारा अक्टूबर 20 का वो अगर 30 नवंबर तक फाइल नहीं किया है, भाई भैया ये स्कीम ऑप्ट करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका लास्ट मंथ का रिटर्न फाइल होना जरूरी है। आपका रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ है तो आप माइग्रेट नहीं हो सकते, या आप ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट भी नहीं हो सकते। तो भैया आपके सारे रिटर्न अगर फाइल नहीं किए तो पहले वो रिटर्न भर देना, उसके बाद ही आप स्कीम में जा सकते हो। नहीं तो भैया डेट चली जाएगी, फिर एक क्वार्टर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसको अभी कैसे हम मैन्युअली जाके माइग्रेट करें। अगर आप बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहे हो या हो भी रहे हो नहीं भी हो रहे, मैं फिर भी हम जा आपको जाके ये देखना ही है कि भैया आपका क्या दिख रहा है स्टेटस। अगर आपका नहीं दिख रहा है सही, तो आप जाके उसको जो चाहिए उस हिसाब से चेंजेस कर देना, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आप जाओगे जीएसटी पोर्टल पे और वहाँ पे जाके आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है सर्विसेज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विसेज। सर्विसेज में आने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, रिटर्न्स में। और रिटर्न्स में आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा ये ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। तो इसमें फिनेंशियल ईयर है, तो फिनेंशियल ईयर तो वैसे बाय डिफॉल्ट दिखेगा ही आपको। तो फिनेंशियल ईयर के आगे आपको सर्च का बटन दिखेगा, आपको सर्च पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे दिखेगा एक मंथली और क्वार्टरली। तो भैया आपको अगर मंथली करना है तो मंथली कर दो, क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली कर दो। और यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक जरूर करना, सेव पे क्लिक नहीं करो तो तो ये सेव होगा नहीं और आपका जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो वो सिलेक्ट होगा नहीं। तो भाई आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जीएसटी में क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, ठीक है ना। अगर वो कुछ भी डाउट्स है या एनी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर आपको रिप्लाई देने के लिए। वैसे आपको जीएसटी पोर्टल पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आपको हेल्प सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको एफ एंड क्यू का सेक्शन मिलेगा। मैं उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इजीली वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।